हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम करेंगे 15 मई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अपने प्रश्नों की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हमारी लर्निंग बुक की फैमिली जितनी स्ट्रांग होगी, इस पे जितने अधिक मेंबर्स होंगे, हम आपके लिए उतने ही और नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। तो आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपने फैमिली के साथ शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस ज्ञान का हिस्सा बनाएं। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल पे आए हैं, आज पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन उन तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, मूडी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि क्या है? मूडी एक अमेरिकन बिजनेस और फाइनेंशियल सर्विस एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसने भारत के लिए आगे आने वाले वित्तीय वर्ष, जो अगला वित्तीय वर्ष है, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए एक अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट अगला वित्तीय वर्ष यानी कि वित्तीय वर्ष 2022 में 6.6% हो जाएगा। और इस वित्तीय वर्ष में मूडी ने ही कहा है कि भारत का जो ग्रोथ रेट होगा वो 0% होगा। ये वित्तीय वर्ष यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए, वित्तीय वर्ष जो लिखा हुआ है यानी फाइनेंशियल ईयर 22 अगर लिखा हुआ है तो ये समय कब से होता है? ये समय शुरू होता है 1 अप्रैल 2021 से शुरू होगा। फाइनेंशियल ईयर 22 का समय शुरू होगा 1 अप्रैल 2021 और ये खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। यानी जब ये खत्म होता है तब जो जिस ईयर में खत्म होता है वही ईयर लिखा होता है। तो 22 में खत्म होगा तो 31 मार्च 2022 को जो वित्तीय वर्ष खत्म होगा उसी को यहाँ पे लिखा गया है। और ये जो अभी प्रेजेंट वित्तीय वर्ष चल रहा है, ये वित्तीय वर्ष 2021 है। ये शुरू हुआ 1 अप्रैल 2020 से और खत्म होगा 31 मार्च 2021 को। तो वित्तीय वर्ष 2021 के लिए मूडी द्वारा जो प्रिडिक्शन किया गया है कि भारत की जीडीपी इस वित्तीय वर्ष में 0% के ग्रोथ होगा। भारत की जीडीपी में 0% का ग्रोथ होगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सारे देशों की जीडीपी जो है इस समय डगमगा गई है। और अगले वित्तीय वर्ष में, लेकिन मूडी ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में भारत अपनी जीडीपी को रिकवर करते हुए तुरंत रिकवर करेगा और 6.6% का ग्रोथ रेट नेक्स्ट जीडीपी में होगा। और 12 मई का जो वीडियो है करंट अफेयर का, उसके लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी हैं जैसे मूडी, फिच, S&P, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, क्रिसिल और भी जितनी इंडियन एजेंसी हैं और फॉरेन एजेंसीज हैं, उन्होंने जो भारत की जीडीपी के लिए प्रिडिक्शन किया है उसका पूरा मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करा दिया है 12 मई के करंट अफेयर के लास्ट स्लाइड में। तो जिन लोगों ने अभी वो वीडियोस नहीं देखा है उसको देख लेंगे तो पूरा एक ओवरव्यू बन जाएगा कि उसमें मिक्सिंग नहीं होगी। जब सारे एजेंसी का एक साथ आप चार्ट देख लेंगे कि कौन सा एजेंसी कितना प्रिडिक्शन किया है तो फिर आपके लिए वो आसान हो जाएगा। तो 12 मई का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस वर्ष के लिए मूडी ने भारत के लिए जो प्रिडिक्शन किया है वो 0% का है और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो प्रिडिक्शन किया है वो 6.6% जीडीपी की ग्रोथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू 2022 शीर्षक वाली अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार की बिक्री में कितनी गिरावट आई है? भारत में कार की बिक्री में इस रिपोर्ट के अनुसार जो गिरावट आई है वो 50% की है। 2020 की ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट एक जारी किया है। किसने इसे जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार की बिक्री में 50% की गिरावट आई है और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ही लॉकडाउन के दौरान भारत में ऊर्जा की जो मांग है वो 30% तक कम हुई है। लॉकडाउन में क्या है कि फैक्ट्रीज बंद हैं, शॉप बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तो इससे क्या हुआ कि ऊर्जा की जो मांग है उसमें 30% तक की कमी दर्ज की गई है। इसको भी किसने बताया है? इसको भी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा ही बताया गया है। अभी हाल ही में 1 या 2 वीडियोस पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, बस इसका रिपीट कर रहा हूँ अभी मैं। और फिर भारत के केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें
जिसका शीर्षक था ऊर्जा दक्षता उपायों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। इसके अनुसार भारत 2005 की तुलना में 2018-19 में भारत में ऊर्जा घनत्व में 20% की कमी आई है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत अगर 2005 में अपनी एक यूनिट जीडीपी को बढ़ाने में 100 रुपये खर्चा कर रहा था, तो अभी भारत 2018-19 से अपनी एक यूनिट जीडीपी को बढ़ाने में सिर्फ 80 रुपये खर्चा कर रहा है। यानी कि हम एनर्जी इफ़िशियंट हुए हैं, एनर्जी की बचत कर रहे हैं, ऊर्जा को बचत कर रहे हैं। ये कैसे संभव हो सका? ये संभव ऐसे हुआ कि हमारी डिपेंडेंसी हम निर्भर हुए सोलर एनर्जी पे, हम निर्भर हुए विंड एनर्जी पे। हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर बहुत काम किया। इससे हमारा जो है ऊर्जा का वो है, क्योंकि अब देखिए हवा तो हमें फ्री में मिल रही है, बस उसको हम विद्युत में कन्वर्ट किए। धूप तो हमें फ्री में मिल रही है नेचर द्वारा, तो उसे हमने विद्युत में कन्वर्ट किया। इससे हमारी जो है ऊर्जा घनत्व में 20% की कमी दर्ज की गई थी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके डायरेक्टर फातिह विरोड हैं और इसमें 30 कंट्री इसके मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण लक्ष्य के लिए कितनी राशि रखी गई है? अगले 2 वर्षों के लिए भारत के सड़क निर्माण के लिए 15 लाख करोड़ की राशि रखी गई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर कि ये एक मीटिंग में इन्होंने इस चीज़ को कहा। इस मीटिंग का उद्देश्य क्या था? इस मीटिंग का उद्देश्य था, मीटिंग हुई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरर्स के बीच। इस मीटिंग का उद्देश्य था कि इस मीटिंग में सुझावों को आमंत्रित किया जाए ताकि कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऑटो उद्योग के सामने जो आगे आने वाला समय है उसकी चुनौतियों पर चर्चा हो सके और उससे निपटने के लिए सुझाव भी आमंत्रित हो सकें। इसीलिए इस मीटिंग को हुआ। ये मीटिंग वर्चुअल तरीके से थी, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये मीटिंग हो रही थी, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ की तरफ से जो अध्यक्षता कर रहे थे वो हमारे मिनिस्टर नितिन गडकरी थे और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के भी मेंबर इस मीटिंग में थे। इस मीटिंग में ही हमारे नितिन गडकरी मंत्री जो हैं सड़क निर्माण के, उन्होंने बताया कि आगे आने वाले 2 साल के लिए सरकार 15 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है सरकार ने सड़क निर्माण के लिए। साथ ही साथ नितिन गडकरी ने यह भी बताया कि जो ऑफिसर्स हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ के, वो जल्द ही से जल्द जो स्क्रैप पॉलिसी है कॉमर्शियल वाहनों के लिए और पारिजमर नीति है सरकार की, वो लागू कर देंगे। क्या है कि गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि जो 10 साल पुरानी कॉमर्शियल वाहन है, जैसे ट्रक, लॉरी ट्रक, बड़े बड़े जो ट्रक हैं, वो अगर 10 साल से पुराने हो चुके हैं तो उन्हें गवर्नमेंट मना कर रही है कि अब वो रोड पे नहीं चल सकते, क्योंकि ऐसे ट्रक काफ़ी पोल्यूशन कराते हैं और इनमें कमी आ जाती है, एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो उसी सब के लिए स्क्रैप पॉलिसी और परिमार्जन नीति सरकार लेके आ रही है कि कैसे उन ट्रकों को बदला जा सकता है। सरकार उन ट्रकों को खुद खरीदने के बारे में भी विचार कर रही है। तो अगले 2 वर्षों के लिए सरकार कितना लक्ष्य रखी है सड़क निर्माण पे? ये लक्ष्य 15 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेख पास को धारचला से जोड़ने के लिए 80 किलोमीटर रणनीतिक रूप के महत्वपूर्ण सड़क लिंक का उद्घाटन किया। लिपुलेख दर्रा भारत और तिब्बत के बीच का मार्ग किस राज्य में है? जो लिपुलेख दर्रा है ये है उत्तराखंड में। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 80 किलोमीटर के सड़क का उद्घाटन किया, जो कि लिपुलेख दर्रा और धारचला से, लिपुलेख दर्रे को धारचला से जोड़ेगी। धारचला और लिपुलेख दोनों ही उत्तराखंड में स्थित हैं। इससे क्या होगा कि जो तिब्बत में कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री हैं उनको मदद मिलेगी। इस रोड के बन जाने से अब यात्रा में कुल 6 दिन का कम समय लगेगा। और चूंकि जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत, चाइना क्लेम करता है तिब्बत पे कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तो
एक ये क्या हो गया कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर भी वो माना जाएगा। तो अगर बॉर्डर पे ये बन रहा है रोड, तो ये हमारे सैनिक गतिविधि के लिए भी एक महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि इससे सैनिक गतिविधि भी हमारी वहाँ पे फ्रीक्वेंट तरीके से होगी और हम अपने आप को और सशक्त मजबूत कर सकते हैं बॉर्डर पे अगर वहाँ पे रोड बन गई है। तो रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये उद्घाटन इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। और जो भी रोडें बॉर्डर पे बनाई जाती हैं, यानी बॉर्डर से सटे हुए राज्यों में बनाई जाती हैं, उसको बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। और जो आम रोडें हैं उसको तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट या फिर पीडब्ल्यूडी राज्यों में बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ये सेंट्रल में बनाते हैं। लेकिन जो बॉर्डर के राज्य हैं उनमें बॉर्डर पे जो रोडें बनती हैं उन्हें बनाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। तो लिपुलेख दर्रा, ये पास मतलब यहाँ पे दर्रा है। पास क्या होता है कि पहाड़ों के बीच से रास्ता निकलता है जो कनेक्ट करता है पहाड़ के इस तरफ के स्थान को और पहाड़ के उस तरफ के स्थान को। इसी को पास बोलते हैं या इसी को दर्रा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में 9,304 पदों को समाप्त करने की मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय के MOS कौन है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? देखिए, किसी भी मंत्रालय में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, यानी कि राज्य मंत्री होता है। तो रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक हैं। यही जो है उसके मिनिस्टर भी हैं। आयुष मंत्रालय के भी मंत्री श्रीपद यसो नाइक हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं रक्षा मंत्रालय के, वो श्रीपद यसो नाइक हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है। और सरकार जो है, सरकार के इस कदम से, जैसे 9,304 करोड़ पदों को समाप्त करने की जो सरकार ने घोषणा की है, इससे सरकार को लगभग 25,000 करोड़ की बचत होगी पूरे साल में। सरकार के अनुसार जो ये पद हैं इंजीनियरिंग सेवा के, सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के जो पद हैं, उनकी ज़रूरत अब सरकार को नहीं है। इसीलिए सरकार ने इन पदों को ख़त्म करने की घोषणा की है। हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट दो वर्ड होते हैं, एक MOS होता है, एक MOU होता है। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एक होता है मेरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट के लिए MOS लिखा जाता है और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए MOU लिखा जाता है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जब कोई दो संस्थाएं आपस में कुछ समझबूझ के अपनी अंडरस्टैंडिंग के जरिए किसी भी पहल पे समझौता करती हैं, तो उसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे किसी कार्य के लिए। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो आप समझ ही रहे हैं कि ये राज्य मंत्री होते हैं। और हमारे रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक हैं और यही श्रीपद यसो नाइक ही आयुष मंत्रालय के भी मंत्री हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नॉर्थ गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने 3 साल के लिए अधिकांश श्रम कानूनों को निलंबित करने के लिए अध्यादेश पारित किया है? ये भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या है ये श्रम कानून? देखिए, श्रम कानून में श्रमिकों के लिए कुछ रूल हैं जिन्हें फॉलो करना होता है फैक्ट्रीज को और जो लोग श्रमिकों से काम कराते हैं। जैसे एक दिन में श्रम कानून में लिखा हुआ है कि एक दिन में कोई भी श्रमिक 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं करेगा। कोई भी श्रमिक से आप पूरे साल में 200 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम का कार्य नहीं ले सकते। ओवर टाइम के दौरान उन्हें 100% का प्रीमियम देना होगा। जैसे एक दिन की उसकी, अगर कोई श्रमिक है वो एक दिन में 500 रुपये को मतलब कमा रहा है किसी फैक्ट्री में काम करके, तो उससे अगर ओवर टाइम लिया जा रहा है तो उसे 500 रुपये ही देना होगा उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को, उस मज़दूर को। उस कंपनी को मज़दूर के लिए 500 रुपये ही देना पड़ेगा अगर वो ओवर टाइम लेते हैं। तो सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, इस कानून में जो है बदलाव किया है, इसको निलंबित कर दिया है। ऐसा क्यों? कि अभी क्या है कि सिर्फ 6 घंटे काम कर सकता है कोई श्रमिक और पूरे साल में सिर्फ 200 घंटे जो है वो कर सकता है, ओवर टाइम कर सकता है। तो इससे क्या है कि बहुत ज़्यादा काम श्रमिक नहीं कर पा रहे हैं। और अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था है कोविड-19 की वजह से वो
थोड़ी ढीली पड़ चुकी है, तो उसी को पटरी पे लाने के लिए सरकार ने ये उपाय किया है। इससे क्या होगा, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। अभी श्रमिक भी पैसे के लिए परेशान है, तो वो अधिक कार्य करेंगे तो उन्हें अधिक पैसा मिलेगा, और उद्योगों को अधिक कामगार मिल जाएंगे, अधिक काम करने वाले मिल जाएंगे। जैसे उद्योग ज़्यादा समय तक चल सकेगा अगर उन पे ये रूल रेगुलेशन ख़त्म हो रहे हैं। और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पे आएगी, तो इससे क्या है, इसी के मद्देनज़र ये सारे कानून को निलंबित कर दिया है सरकार ने आगे आने वाले 3 साल के लिए। हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो श्री योगी आदित्यनाथ हैं, यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ पे का जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, एक दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, ये करतनिया घाट बहराइच में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जो दुधवा नेशनल पार्क है इसी में टाइगर रिजर्व भी है उत्तर प्रदेश में। तो 3 साल के लिए जो श्रम कानून को निलंबित करने वाला प्रदेश कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए असम ने कितने रुपए का बजट पेश किया। असम ने 1,03,762 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में असम सरकार ने ये भी कहा है कि इस वर्ष नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी में 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करने का भी लक्ष्य रखा है। नुमालीगढ़ जो तेल रिफाइनरी है इसमें 3 लोगों का हिस्सा है, एक है भारत पेट्रोलियम का, दूसरा है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, और तीसरा है असम गवर्नमेंट का। क्योंकि नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी असम में है, तो सरकार ने इस बजट में ये भी लक्ष्य रखा है कि वो 1,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगी नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी में। यहाँ पे क्या होता है कि कच्चे तेल को हम मंगाते हैं और फिर उससे यहाँ पे पेट्रोल, केरोसिन, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कच्चा तेल मार्केट से, फॉरेन मार्केट से आता है, फिर नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी में ये बनाया जाता है। तो असम सरकार ने एक और लक्ष्य रखा है कि 1,500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगा नुमालीगढ़ तेल रिफाइनरी में। असम ने जो वित्तीय बजट पेश किया है 2020-21 के लिए वो है 1,03,762 करोड़ रुपए का। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, यहाँ की राजधानी दिसपुर है। यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, एक सींग वाला गैंडा। असम में 5 नेशनल पार्क हैं और 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जो 5 नेशनल पार्क है, एक काजीरंगा नेशनल पार्क, एक मानस नेशनल पार्क, एक ओरांग नेशनल पार्क, एक डिब्रू सैरोवा नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क हैं असम में, और वहाँ पे 18 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक भारत की कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए एक ऋण की राशि $500 मिलियन को मंजूरी दी है। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक का मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है। इसने $500 मिलियन का एक ऋण दिया है भारत को, जिससे भारत कोविड-19 के लिए एक प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के तहत इस ऋण को भारत को दिया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक ने। भारत को और भी कई सारे एड मिले हैं और ऋण मिला है अन्य बैंकों से भी, इंटरनेशनल बैंकों से, उसको भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसको। वर्ल्ड बैंक से भारत को 1 बिलियन का ऋण पहले मिला था और अभी हाल में ही 2 या 3 दिन पहले फिर से $1 बिलियन का ऋण मिला है। यानी वर्ल्ड बैंक ने भारत को कुल 2 बिलियन की मदद दी है कोविड-19 से निपटने के लिए। और जो है एनडीबी जो है इसने कितनी दी है? इसने दी है 1 बिलियन लोन, $1 बिलियन लोन दिया है। एनडीबी ने, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कितना दिया है? इसने दिया है $1.5 बिलियन की मदद दी है भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसने $1 बिलियन का लोन भारत को दिया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने $4 बिलियन का लोन भारत को दिया है कोविड-19 से निपटने के लिए। तो कुल यहाँ पे मैंने आपको 4 और बैंक बता दिए। यूएस
वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन यूएस डॉलर, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स का बैंक है उसने 1 बिलियन यूएस डॉलर, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 4 बिलियन यूएस डॉलर का लोन भारत को दिया है। और क्वेश्चन क्या था कि 500 मिलियन यूएस डॉलर जो है कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट के लिए भारत को किसने दिया है? ये दिया है एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक ने। इसका मुख्यालय चाइना की राजधानी बीजिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों को ऋण देने के लिए नाबार्ड ने राज्य सरकारी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 12,767 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाल हैं। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और नाबार्ड जो है ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इस धनराशि को कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लॉकडाउन के दौरान किसानों को ऋण देने के लिए दिया गया है नाबार्ड द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों को। नाबार्ड ने इस ऋण पर ब्याज को निश्चित कर दिया है कि कोई भी बैंक 4.8% से ज़्यादा का ब्याज इस ऋण पे किसानों से नहीं ले सकता है। यानी कम ब्याज पे ये ऋण उपलब्ध कराया गया है नाबार्ड द्वारा किसानों के लिए। नाबार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को ये ऋण उपलब्ध कराने की योजना किया है। नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हर्ष कुमार भानवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय के तहत किस बोर्ड ने अपने उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये बोर्ड है क्वायर बोर्ड। क्वायर क्या होता है? इन नारियल जो होता है ना, नारियल के ऊपर जो रस्सी जिससे बनाते हैं, नारियल का जो फाइबर होता है उसे क्वायर बोलते हैं। इससे क्या करते हैं? नारियल की भूसी बनाते हैं और मिट्टी के कटाव, सड़क के निर्माण, नारियल के फाइबर से खुद रस्सी, कई सारे काम होते हैं। इसीलिए ये एमएसएमई सेक्टर में आता है। एमएसएमई क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब जो छोटे उद्योग होते हैं उन्हें एमएसएमई के अंतर्गत, ये एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं छोटे उद्योग। तो नारियल की जो क्वायर है, नारियल का जो फाइबर है उसी से कई सारे काम होते हैं। इसको छोटा छोटा काट के इसको भूसी बना के जहाँ पे ज़्यादा मिट्टी का कटाव होता है बारिश में वहाँ पे फैला देते हैं, तो ये मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करता है, जैसे पहाड़ी एरिया में। फिर सड़क निर्माण में भी इसका उपयोग करते हैं। तो एनर्जी ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा किया है क्वायर बोर्ड ने किसके साथ मिलके? आईआईटी मद्रास के साथ मिलके। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होगा कि दोनों मिलके एक उत्कृष्टता केंद्र को स्थापित करेंगे, आईआईटी मद्रास और क्वायर बोर्ड मिलके। हमारे एमएसएमई के मंत्री कौन हैं? नितिन गडकरी हैं। यही रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नागपुर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि क्वायर बोर्ड और आईआईटी मद्रास मिलके बना रहे हैं उत्कृष्टता केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे मई 2020 में 3 वर्षों के लिए एस बैंक का मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है। चीफ रिस्क ऑफिसर नियुक्त किया गया है अगले 3 वर्षों के लिए नीरज धवन को। ये पहले आईसीआईसीआई के चेयरमैन के रूप में कार्य कर चुके हैं। एस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। एस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। नीरज धवन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स द्वारा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदी गई? विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने 2.32% शेयर खरीदा है रिलायंस जियो का। अभी कुछ पिछले महीने ही फेसबुक ने भी रिलायंस जियो का 9.9% शेयर खरीद लिया था। तो यानी फेसबुक के बाद विस्टा इक्विटी दूसरी सबसे बड़ी शेयर पार्टनर है रिलायंस जियो की। सबसे बड़ा शेयर पार्टनर रिलायंस जियो का कौन है? फेसबुक, जिसने 10% शेयर रिलायंस जियो का खरीदा। विस्टा इक्विटी ने 2.32% खरीदा है और ये
2.32% खरीदने के लिए इसने कितने रुपए खर्च किए? इसने 11,367 रुपये 11,367 करोड़ रुपए खर्च किए विस्टा इक्विटी ने रिलायंस जियो के 2.32% शेयर को खरीदने के लिए। विस्टा इक्विटी अमेरिका की सॉफ्टवेयर डेटा टेक्नोलॉजी की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर अस्टिन टेक्सास में है। और एक जो महत्वपूर्ण शेयर है वो चाइना का पीपुल्स बैंक ने खरीदा है। चाइना का जो पीपुल बैंक ऑफ चाइना है, जैसे वहाँ का सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? पीपुल बैंक ऑफ चाइना। हमारे यहाँ के सेंट्रल बैंक का क्या नाम है? इंडिया के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चाइना का जो पीपुल बैंक ऑफ चाइना है उसने एचडीएफसी में, भारत का जो एचडीएफसी बैंक है उसमें 1.01% की हिस्सेदारी का शेयर खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य एक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करना है और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजना है। ये देश है चाइना। चाइना का क्या उद्देश्य है कि चाइना 2022 के अंत तक यह योजना बना रहा है कि जो भी व्यक्ति अंतरिक्ष पे जाना चाहे, चंद्रमा पे एक टूरिस्ट की तरह जाना चाहे, यानी कि अंतरिक्ष यात्री बनकर जाना चाहे, उसके लिए चाइना वहाँ पर एक स्टेशन, अस्थाई अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने की योजना बना रहा है। और इसकी योजना है कि 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाए। अभी तक ऐसा करने वाला एकमात्र देश अमेरिका था। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जो चंद्रमा पर अपने लोगों को अंतरिक्ष यात्री के रूप में भेजता है। जो भी अंतरिक्ष यात्री के रूप में वहाँ जाना चाहते हैं चंद्रमा पर, अमेरिका उनको भेजता है। अब ऐसा करने की योजना चाइना बना रहा है। 2022 तक उसका प्लान है कि वो एक अस्थाई अंतरिक्ष स्टेशन को संचालित करे, जिससे वो अपने यहाँ के लोगों को भी अंतरिक्ष यात्रा के लिए भेज सके। चाइना की राजधानी बीजिंग है और यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मई को। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को रक्तदान करने के लिए शिक्षित करना, साथ ही साथ रक्तदान का समर्थन करना है। इस दिवस में जो है ब्लड एकत्र करता है, जो है अलग अलग हॉस्पिटल जो है ब्लड को कलेक्ट करते हैं और ब्लड कलेक्ट करके रखते हैं अपने पास, जिससे वो किसी के लिए ज़रूरत पे काम आ सके। रेड क्रॉस डे जो होता है ये हेनरी डुटांट के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हेनरी डुटांट कौन थे? इन्हें पीस का पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इस दिन हम जो रेड क्रॉस के स्वयं सेवक होते हैं, जो रेड क्रॉस संस्था है उसके जो वॉलंटियर्स होते हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि इन लोगों का क्या काम है, ये लोग युद्ध के दौरान घायलों बंदियों की देख रेख करते हैं। साथ ही साथ आपदा या महामारी के दौरान, ये किसी भी देश में आपदा या महामारी है उस दौरान ये लोग निस्वार्थ सेवा भी करते हैं लोगों की। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में है। और ये जो कमेटी है, इसके जो वॉलंटियर्स हैं वो समय समय पर आपदा के समय, युद्ध के समय लोगों की मदद करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इस दिवस पे उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ब्लड एकत्र करने के लिए लोगों को, मतलब ब्लड कलेक्शन के लिए भी लोगों को शिक्षित करते हैं और उन्हें जागरूक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? 8 मई को विश्व स्तर पर मनाया गया वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। थैलीसीमिया क्या है? देखिए, थैलीसीमिया एक डिजीज़ है। ये ब्लड में ब्लड डिसऑर्डर है। ये डिसऑर्डर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। इनहेरिटेड डिसऑर्डर किसे बोलते हैं? इनहेरिटेड डिसऑर्डर बोलते हैं कि मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है, बॉडी में हीमोग्लोबिन होती है, खून में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसका क्या काम होता है? ये जब हम सांस लेते हैं तो इसी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करके पूरे बॉडी में के टिश्यू तक पहुंचता है। एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन के अणु को लेके चलता है। तो अब क्या है कि इन जो भी व्यक्ति थैलीसीमिया रोग से पीड़ित होता है उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। तो कम ऑक्सीजन ब्लड में, वो हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन को करेगा और टिश्यू तक कम ऑक्सीजन पहुंच पाता है। ये पूरा एक
इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, यानी कि जैसे पिताजी को है तो पिताजी से बच्चे में आ सकता है, या माता को है तो माता से बच्चे में आ सकता है। इसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड थैलीसीमिया डे मनाया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड थैलीसीमिया, जो थैलीसीमिया से पीड़ित व्यक्ति होता है, ये अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जी सकता है अगर वो पूरा प्रिकॉशन ले। जैसे दौड़ना इसमें मना होता है, जिसको थैलीसीमिया रोग है वो दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ब्लड की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है और बॉडी में उतना होमोग्लोबिन है नहीं कि वो ऑक्सीजन को पहुंचा सके। तो इसलिए कई सारे प्रिकॉशन होते हैं। इन्हीं सब के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है 8 मई को। थैलीसीमिया में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो आमतौर पे कम हो जाता है, आम लोगों से कम हीमोग्लोबिन पाया जाता है थैलीसीमिया के रोगियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को वार्षिक रूप से मनाया गया। वर्ष 2020 के लिए इस दिन का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी? इस दिन की थीम थी जीवन बचाएं, हाथ को साफ रखें। जीवन बचाएं, हाथ को, अपने हाथ को साफ रखें, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधा में हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। यानी कि जो ये दिवस है, कौन सा दिवस? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो जो स्वास्थ्य देखभाल कर रहे हैं दूसरे की, उसमें हाथ की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इससे ना सिर्फ स्वयं रोगों का प्रसार रुकेगा, बल्कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता और रोगी के बीच संक्रमण का खतरा भी नहीं होगा या कम हो जाएगा। अभी क्या है, देखिए WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन और हमारी इंडियन गवर्नमेंट लगातार ये लोगों को बता रही है कि कोविड-19 से बचाव के लिए, उसके संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए बार बार हाथ धुलना सबसे अधिक प्रभावशाली तरीका है। और इसीलिए इससे ये पता चलता है कि हाथ को स्वच्छ रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। और ये दिवस मनाया जाता है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है WHO के आह्वान पर। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसके डायरेक्टर टेड्रोस अधनोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया मोबाइल ऐप का नाम है प्रवासी राहत मित्र। प्रवासी राहत मित्र को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। इस ऐप के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य की निगरानी करेगा उन प्रवासियों की जो उत्तर प्रदेश के थे और किसी और राज्य में अभी तक काम कर रहे थे, लेकिन सरकार उनको अपनी सुविधा के अनुसार उनके गृह जनपद में पहुंचाई। जैसे कि कोई व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, वो काम कर रहा था गुजरात में, तो सरकार, गुजरात से वो लोग आए तो सरकार उन्हें लखनऊ में अपने सुविधा के अनुसार पहुंचाई। फिर अब उनकी स्वास्थ्य की निगरानी, क्योंकि वो दूसरे प्रदेश से आ रहे हैं और कोविड-19 के समय में सारी राज्य सरकारें सतर्क हैं जिससे कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके, तो उनके स्वास्थ्य की निगरानी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि उनके कौशल से संबंधित नौकरी के लिए भी कार्य कर रही है। तो वो प्रवासी राहत मित्र में उनके कौशल से संबंधित नौकरी की भी व्यवस्था है। उनके आजीविका जैसे आवश्यकताओं को प्रदान करने में भी प्रवासी राहत मित्र ऐप मदद करेगा। इस ऐप में श्रमिकों का नाम, जन्मतिथि, शैक्षिक योग्यता, अस्थायी अस्थायी पता, बैंक खाते का विवरण, कोरोना संबंधी स्क्रीनिंग की जानकारी को फिल करना अनिवार्य है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार इनके डाटे को एकत्र करेगी और इनके लिए इनके कौशल से संबंधित नौकरी, इनकी आजीविका की आवश्यकता को प्रदान करने में इनकी मदद करेगी। और देखिए 3 ऐप इसमें और भी हैं, मतलब जो चारों ऑप्शन हैं उसको देख लेते हैं, क्योंकि प्रवासी राहत मित्र तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू किया गया है। नाड़ी जो पहला ऑप्शन है, इसको पौंडीचेरी गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये क्या है? ये कोविड-19 के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग के लिए है। पौंडीचेरी सरकार द्वारा शुरू किया गया ऐप है नाड़ी। एग्जिट ऐप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। ये ऐप उन लोगों के लिए है जो किसी और राज्य के हैं, वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन के दौरान फंस गए हैं और अपने राज्य वापस जाना चाहते हैं, तो इस ऐप के जरिए वो आवेदन कर सकते हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट पड़ोस के राज्यों के नोडल अधिकारियों से संपर्क करके उनको सकुशल उनके राज्य पहुंचाने की व्यवस्था कर रही है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एग्जिट ऐप के जरिए।
गरुड़ ऐप ये बिहार सरकार का ऐप है। इससे दूसरे राज्यों से जो बिहार लोग वापस आए हैं उनके ऊपर निगरानी रखने का कार्य कर रही है बिहार गवर्नमेंट। गरुड़ ऐप के जरिए जो दूसरे राज्यों से बिहार वापस आए हैं उन पर निगरानी रख रही है बिहार सरकार। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।